गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। ध्यान से सुनिए, आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और वो कहानी आपके बहुत काम आएगी, जिंदगी बदल देगी आपकी वो कहानी। इसलिए कहानी सुनिए, ठीक है। एक मूर्तिकार मंदिर से नदी से एक मूर्तिकार नदी से दो पत्थर लेके आता है, ठीक है। मूर्तिकार का काम है मूर्ति बनाना, वो उस पत्थर से मूर्ति बनाता। तो वो नदी से दो पत्थर लेके आता है, सेम एक जैसे दो पत्थर लेके आता है, ठीक है। अब वो सोचता है कि उस पत्थर से हम मूर्ति बनाएंगे। तो पहले वाले पत्थर को उठाता है और पूछता है कि तुम छेनी और हथौड़े का मार सह पाओगे, तभी मैं तुम्हारी मूर्ति बनाऊंगा। तो पहला पत्थर बोलता है कि नहीं भैया, हम इतना टेंशन और इतना नहीं ले पाएंगे, हम छेनी और हथौड़े का भार नहीं झेल पाएंगे, सीधा सा बात है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो उस पत्थर को एज इट इज रख देता है। फिर दूसरा पत्थर उठाता है, उसे बोलता है कि तुम छेनी और हथौड़े का भार झेल पाओगे, तभी मैं तुम पे काम करूंगा। तो दूसरा पत्थर बोलता है हाँ, हम छेनी और हथौड़े का भार सह पाएंगे, आप अपना काम कीजिए और हमको एक मूर्ति में कन्वर्ट कर दीजिए, मेरे को एक वैल्यूएबल थिंग्स बना दीजिए। तो बोलता है ठीक है। तो दूसरे पत्थर से बहुत सुंदर मूर्ति बना देता है। अब जब वो मूर्ति बनाता है तो मूर्ति को बेचना है, तो जब खरीदार आता है तो बहुत सुंदर मूर्ति है, वो अपने मंदिर के लिए मूर्ति को खरीद लेता है। अब जब वो दूसरा वाला पत्थर जो गिरा हुआ रहता है, दो पत्थर थे, एक की तो मूर्ति बन गई और एक एक्स्ट्रा पड़ा है, तो मूर्तिकार बोलता है आप इसे भी ले जाइए। तो वो उसे भी ले जाता है। एक पत्थर की जिसकी मूर्ति बनती है उसे तो मंदिर में रखा जाता है, उसकी डेली पूजा की जाती है, उसे डेली फूल चढ़ाए जाते हैं। दूसरा पत्थर मंदिर के बाहर रख दिया जाता है। अब मंदिर के बाहर रखते हैं तो उस पर क्या होता है, डेली नारियल फोड़ता है, हर कोई आए नारियल फोड़े, हर कोई आए पैर रख के जूता पहने। समझ में आ रहा है? अब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, बोलना क्या चाहता हूं मैं आपको, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी का सारांश क्या है। जिस पत्थर ने पेन झेला, जिस पत्थर ने पेन झेला वो बन गया भगवान, एक वैल्यूएबल थिंग्स बन गया। और जिसने पेन नहीं झेला, मना कर दिया कि हम पेन झेल नहीं सकते हैं, वो बन गया क्या, कभी नारियल कोई फोड़ रहा है, कोई जूता रख रहा है। समझ में आया? उसकी वैल्यू क्या बन गई, उसकी वैल्यू बहुत खराब बन गई। हम हमेशा इस कहानी से सार को समझिए कि लाइफ में पेन है, तकलीफ है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तकलीफें तो आएगी ही आएगी, लेकिन वो सक्सेस देगी आपको। चीज को बहुत अच्छा से समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। सक्सेस के लिए ये दो छोटी छोटी चीजें तो होगी ही होगी, चीज को समझिए। ध्यान से सुनिए क्या बोलना चाहता हूं। जिसे तकलीफ नहीं झेलना लाइफ में, वो प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करेगा, वो सीए में करने नहीं आएगा। और सीए में कर रहे हो, एक टफ कोर्स कर रहे हो, तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन तकलीफ के बाद आप वैल्यूएबल पर्सन बन जाओगे। आपकी औकात उस एमबीए से 100 गुना ज्यादा होगी। चीज को समझिए, तकलीफ झेल रहे हो तो अच्छे आदमी बनो। एक चीज को समझिए, आप अपने आप को ऑर्डिनरी स्टूडेंट मत समझिए। आप सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि सीए में स्टूडेंट अपने आप को ऑर्डिनरी स्टूडेंट समझते। क्यों ऑर्डिनरी हो ही नहीं, आप दूसरे पत्थर हो, पेन। और चीज को समझिए, आपने छेनी और हथौड़ी का भार, जो पहला पत्थर है जो मना कर दिया हम छेनी और हथौड़ी का भार नहीं झेल पाएंगे, वो एमबीए है जो प्राइवेट कॉलेज से करते हैं। अच्छी कॉलेज का नहीं बोल रहा हूं, जो प्राइवेट कॉलेज से करते हैं। और जो सीए में है उन्होंने माना है कि हम तकलीफ झेलेंगे, तभी तो एडमिशन लिया आपने। आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हो। कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट की दम नहीं है कि प्रोफेशनल कोर्स सीए में जैसा टफ प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले ले। आपने एडमिशन लिया, इसका मतलब ही आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। आप जस्ट एक ही प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों के साथ कि अपनी कैपेबिलिटी को नहीं पहचान पा रहे हो। आपके पास बहुत पावर है, माने ऑल पावर इज विद इन यू। आपके पास बहुत पावर है, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। याद रखिएगा, हम अभी भी बोलते हैं सीए में स्टूडेंट में आपने जब एडमिशन लिया तभी आप समझ जाना चाहिए था कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो। ऑर्डिनरी स्टूडेंट में दम नहीं है इतना, क्योंकि पता है जो एडमिशन लेगा उसको पता है थोड़ी सी तकलीफ होगी, आज तकलीफ होगी, कल हम बहुत बड़े माने वैल्यूएबल पर्सन बन जाएंगे। याद रखिएगा,
तो इस कहानी का सुर यही है कि तकलीफ हो तो होने दो। आज इंस्टीट्यूट के आज आपको बहुत सब तकलीफ हो रही है, ऑनलाइन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम, ये सब क्या है, रास्ता का तकलीफें है, लेकिन तकलीफ थोड़ा देर के लिए होती है। फेस इट, क्योंकि अपने पास ऑप्शन है नहीं और उसको फेस करके आगे बढ़िए और जितना तकलीफ आए हैंडल कीजिए। आज भी बोलते हैं अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट समझिए, बस यही बोलेंगे। आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट क्यों समझते हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर भी है आपके पास, आप उसको पहचानिए, अपने अंदर है आपके पास, कैपेबल हो आप, बस यही बोलेंगे। अभी भी क्वेश्चन में आ रहे हैं, अपने आप को पहचान लीजिए, बस यही बोल रहे हैं। थैंक यू। आइए अभी भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने। सीएमए फाइनल कॉस्टिंग का पेपर है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं थ्योरी का आगे, उसके बाद प्रैक्टिकल बताएंगे। एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, कुछ समझ में नहीं आया हम जितना बता रहे हैं उतना समझ के चल जाएगा। डिटेल आंसर दिया हुआ पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मतलब होता है रीथिंकिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब जो पुराना बिजनेस प्रोसेस चल रहा है उसको छोड़ के कुछ नया तरीका सोचना, बिजनेस को प्रोसेस करने का नया तरीका सोचेंगे जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी अच्छा मिले। ठीक है, रीडिजाइनिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस को बोलते हैं। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब यही है। वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू इंजीनियरिंग मतलब होता है एनालिसिस करना फंक्शन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम, मेरा जो सिस्टम है उसको एनालिसिस करना, उसका इक्विपमेंट को एनालिसिस करना, मेरा जो सप्लाई चेन है उसको एनालिसिस करेंगे। उसके बाद एनालिसिस करके उसको हम निकालेंगे कि लोएस्ट कॉस्ट में कैसे कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो परफॉर्मेंस और क्वालिटी है वो खराब नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट का। माने बिजनेस प्रोसेस को, बिजनेस सिस्टम को एनालिसिस करना, और एनालिसिस के बाद ये निकालेंगे कि बिजनेस प्रोसेस को कैसे कम खर्चे में किया जा सके, लेकिन मेरा क्वालिटी और परफॉर्मेंस जो है प्रोडक्ट का खराब नहीं होना चाहिए। तो वही चीज है एनालिसिस करना। देखिए, एनालिसिस द फंक्शन ऑफ सिस्टम, इक्विपमेंट, सर्विस एक्सेट्रा फॉर द पर्पजिंग ऑफ देयर एसेंशियल सप्लाई एट लोएस्ट कॉस्ट होगा। ठीक है, बिजनेस इंजीनियर में एनालिसिस करना बिजनेस के फंक्शन को, इक्विपमेंट को, सप्लाई चेन को, जिससे हम उसको लोएस्ट कॉस्ट में ला सके, लेकिन मेरा क्वालिटी और परफॉर्मेंस कम नहीं होना चाहिए। वैल्यू चेन, वैल्यू चेन मतलब यूजफुल सर्विस इज एडेड टू द प्रोडक्ट एंड रिड्यूस नॉन यूजफुल सर्विस। मतलब यह देखिए, जो प्रोडक्ट के लिए यूजफुल सर्विसेज है उसको ऐड करेंगे और हटा देंगे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। माने वैल्यू एडेड एक्टिविटी जो है ऐड करेंगे और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी हम माइनस कर देंगे। सीधा सा बात है। वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस इक्वल टू एडेड वैल्यू एडेड एक्टिविटी माइनस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। फॉर्मूला लिख दीजिएगा। कीजन कॉस्टिंग, चेंज न्यू वर्किंग इन्वायरमेंट फॉर बेटर वर्क। मतलब जो पुराना ट्रेडिशनल वर्क इन्वायरमेंट है उसको चेंज करके नया इन्वायरमेंट लाना वर्क के लिए, जिससे वर्क अच्छा हो, फॉर बेटर वर्क। चेंजिंग न्यू वर्क इन्वायरमेंट फॉर बेटर वर्क। डिटेल आंसर दिया आप पढ़िए। ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब जब एक यूनिट से दूसरा यूनिट पे, जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डिवीजन होता है, सेगमेंट होता है, तो एक सेगमेंट से दूसरा सेगमेंट पे जब माल बनता है, माने काफी सेगमेंट के प्रोसेस के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जब फाइनल प्रोडक्ट से बनने से पहले जब वो एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन पे जाता है, तो पहला डिवीजन से जब दूसरे डिवीजन पे जाता है तब उस पर एक प्राइस चार्ज की जाती है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ए ट्रांसफर प्राइसिंग इज द प्राइस ऑफ वन सेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस सप्लाई टू अनदर सेगमेंट। तो एक सेगमेंट से दूसरा सेगमेंट पे जाएगा, एक डिवीजन से दूसरा डिवीजन, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट पे तक जाता है ऑर्गेनाइजेशन पे, जो प्राइस चार्ज किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग का तीन मेथड है। प्राइस एट कॉस्ट, माने पहला डिवीजन का जितना कॉस्ट लगा वही उसी को ट्रांसफर प्राइसिंग मान लेंगे। प्राइस एट मार्केट प्राइस, माने आज के दिन उसका जो मार्केट प्राइस है उसी को ट्रांसफर प्राइसिंग मान लेंगे। और नेगोशिएटेड प्राइस, दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो प्राइस निकली जाएगी उसको बोलते हैं नेगोशिएटेड प्राइस। ठीक है, तीन मेथड है ट्रांसफर प्राइसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब हम अपना प्रोडक्ट को अपना ही जैसा जो सेम इंडस्ट्री है उसका बेस्ट प्रोडक्ट से कंपेयर करना। समझ में आया? जैसे कोई सपोज गणेश आटा बनाता है, वो गणेश अपना आटा को आईटीसी, जो उस आटा का ही सेम लाइन का इंडस्ट्री जो आईटीसी के आटे के साथ कंपेयर करना और अपना जो प्रोडक्ट में जो फॉल्ट है उसको निकालना। इंटर फर्म कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना। इंटर फर्म मतलब सेम जैसा फर्म, लेकिन सेम जैसा बेस्ट फर्म के साथ कंपेयर करते हैं, और उसका एडवांटेज दिया है, सिंपल सा पढ़ लीजिएगा।
आ जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देखिए टीक्यूएम अप्रोचेस हाईलाइट द नीड्स फॉर ए कस्टम ओरिएंटेड अप्रोच टू मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, इलिमिनेटिंग सम मोर और ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग प्रैक्टिस। बोलता है टीक्यूएम हाईलाइट करता है कि कस्टमर को क्या जरूरत है, आपका जो ट्रेडिशनल और पुराना प्रैक्टिस चल रहा है उसको बंद कर दीजिए और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच बताता है मैनेजमेंट को कि कस्टमर का ये रिक्वायरमेंट आप ये दीजिए, पुराना हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे थे इसको बंद कर दीजिए। चार तो पीस है टीक्यूएम का, पीपुल प्रोसेस प्रॉब्लम एंड प्रिपरेशन, याद रखिएगा 4 पीस ऑफ टीक्यूएम, पीपुल प्रोसेस प्रॉब्लम एंड प्रिपरेशन। व्हाट इज लर्निंग कर्व? देखिए लर्निंग कर्व बोलता है कि एक काम को आप बार बार कर रहे हैं तो करने से आपके बीच एक्सपर्टाइजेशन आ जाता है। जब आप ऑमलेट बना रहे हो, फर्स्ट टाइम ऑमलेट बनाएंगे तो ऑमलेट उतना परफेक्ट नहीं बनेगा, फिर दोबारा बनाएंगे तो और परफेक्ट बनेगा, फिर दोबारा बनाएंगे तो और परफेक्ट बनेगा और टाइम भी कम लगेगा। तो एक काम को बार बार करने में उसमें एक्सपर्टाइजेशन आता है, उसमें टाइम कम लगता है। तो क्या क्या फैक्टर है? देखिए वर्कर सिलेक्शन, कैसे हम वर्कर को सिलेक्शन किया फैक्ट्री में काम करने के लिए, उसका पे डिपेंड, उसको कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, सब चीज फर्क पड़ता है। ठीक है, फॉरगेटिंग क्या चीज छोड़ रहे, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट दे रहे, फैक्टर है लर्निंग कर्व का, माने रिपीटेशन वर्क का क्या क्या फैक्टर है वो दिया। आप देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम को ध्यान से समझिएगा। असाइनमेंट का मेन पर्पस है दैट इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम द क्वेश्चन इज हाउ द असाइनमेंट शुड बी मेड इन ऑर्डर दैट द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इज मिनिमाइज। कैसे मैं असाइनमेंट करूं कि मेरा टोटल कॉस्ट कम हो जाए। एग्जाम्पल सपोज समझिए हमको 1000 यूनिट माल बनाना है, ठीक है, 4 पार्टी है ए बी सी डी, ठीक है, ए लेता है 1 रुपया, बी लेता है 2 रुपया, सी लेता है 3 रुपया और डी लेता है 4 रुपया। लेकिन एक आदमी मैक्सिमम 2000 यूनिट ही हमको दे सकता है बना के और हमको चाहिए 5000 यूनिट। तो मेरा सबसे कम खर्चा क्या लगे? हम ए को 2000 बनाने दे दे, फिर बी को दे दे 2000, फिर सी को दे दे 1000। तो सबसे कम खर्चा में हम अपना काम करा ले, उसी को बोलते हैं असाइनमेंट। ठीक है, और असाइनमेंट का निकालने का 4 फॉर्मूला है, कॉम्प्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मेथड एंड हंगेरियन मेथड। ये 4 मेथड है असाइनमेंट का। ठीक है, अब आ जाइए पार्ट एंड सीपीएम। पार्ट में क्या होता है? देखिए पार्ट में बेसिकली डज नॉट डिफरेंशिएट क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। पार्ट कभी भी क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के बीच डिफरेंशिएट नहीं बता सकता है, लेकिन सीपीएम बता देगा, क्लियरली बता देगा। ठीक है, और याद है कि पार्ट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एकदम सुटेबल है, लेकिन सीपीएम सिविल कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल है। ये इवेंट ओरिएंटेड है, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है, ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल पे बेस है, ये डिटरमिनिस्टिक मॉडल पे बेस है। ठीक है, सिंपल से 4 क्वेश्चन है। अब देखिए प्रैक्टिकल कुछ बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, कुछ बोल रहे हैं। कोस्टिंग में आप एमटीपी गलती से भी छोड़ के मत जाइएगा, एकदम 100% एमटीपी का सम आएगा। ध्यान से सुनिए। देखिए मैं एमटीपी का कुछ सम करा रहा हूं आपको, जो मेरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, एकदम आने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई है इसका। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 2, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 जीआईटी पॉलिसी पे है, जस्ट इन टाइम पॉलिसी का एक सम है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है इस बार आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें अपने को बताना पर्पस क्या होता है सम का, इस टाइप के सम का, कि हम ये जो टू इम्प्लीमेंट जस्ट इन टाइम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि हमको फायदा होगा इम्प्लीमेंट करके तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, सीधा सा लॉजिक है। तो देखिए क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट पढ़िए, जीआईटी पॉलिसी का सम दिया, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, टू इम्प्लीमेंट जीआईटी द कंपनी हैज टू मॉडिफाई इट्स प्रोडक्शन एंड मटेरियल रिसीव फैसिलिटी एट ए कैपिटल कॉस्ट ऑफ रुपीज इतना। कंपनी को 2 लाख रुपया का कैपिटल कॉस्ट लगाना पड़ेगा, तो 2 लाख रुपया की यदि हम लगाएंगे तो कंपनी को लोन लेना पड़ेगा, तो 2 लाख पे कंपनी का इंटरेस्ट लग गया 12%, सीधा सा बात है। तो इंटरेस्ट का खर्चा है, इसका खर्चा है। अब आगे देखिए, द न्यू मशीनरी मशीन विल रिक्वायर ए कैपिटल ऑपरेटिंग कॉस्ट टू बी जितना पर एनम। द न्यू मशीन विल रिक्वायर ए कैपिटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, नया मशीन का कैपिटल का खर्चा भी है 2,16,000, और द कॉस्ट जो है द कैपिटल कॉस्ट विल बी डिप्रिशिएट, 10 साल में डिप्रिशिएट होगा। तो अब देखिए, यहां देखिए
खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर मॉडिफाइंग प्रोडक्शन फैसिलिटी। ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो 2 लाख रुपए हम लेके आए, हमका 2 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, तो 2 लाख रुपए हम बाहर से लेके आए तो उसके ऊपर हमको लोन देना पड़ेगा। तो 2 लाख पे 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए यहाँ पर दिया है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का लिया गया है। तो 2 लाख पे नहीं दिया होगा तो प्रिज्यूम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जितना अर्निंग रेट होगा उसी को इंटरेस्ट रेट मान लीजिएगा, उतना ही इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस रेट भी होता है। तो 2 लाख पे 12% का इंटरेस्ट लगा आपका 24,000 रुपया हुआ। और ऑपरेटिंग खर्चा जो कंपनी का जीआईटी को लगाने के लिए ऑपरेटिंग का खर्चा लग गया 2,16,000। मैंने 2 खर्चा तो जीआईटी को लगाने में स्टार्टिंग में लग गया, लोन पे इंटरेस्ट लग गया और ऑपरेटिंग कॉस्ट का खर्चा 2,16,000 का लग गया। आगे देखिए, द रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग विल बी रिड्यूस फ्रॉम, ठीक है। अब देखिए, पहले हम स्टॉक जो है 40 लाख रुपया का जमा करके रखते थे, लेकिन अब सिर्फ 15 लाख का ही करना पड़ेगा जीआईटी पॉलिसी के हिसाब से। ये फायदा होगा हमको, जस्ट इन पॉलिसी के हिसाब से करेंगे तो हमको स्टॉक सिर्फ 15 लाख का रखना पड़ेगा ना, 25 लाख का स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। तो 25 लाख जो फंसा हुआ है उस पर हमको कमाई होगा। द कंपनी एंड 12% इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 25 लाख जो मेरा एक बार फंसा नहीं पैसा स्टॉक में, उस पर हम इंटरेस्ट कमा लिए, सोच लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 25 लाख पे आप इंटरेस्ट निकालेंगे, 40,000 माइनस 15,000 ऑल इंटू 12% का, 25 लाख पे 12% निकालेंगे तो इंटरेस्ट रेट आ गया 3 लाख रुपया का। फायदा है आपका, ठीक है। ऊपर वाला खर्चा था ऑपरेटिंग का खर्चा, कैपिटल कॉस्ट, दोनों खर्चा है, लग गया खर्चा, ये इनकम है, ठीक है। अब बोलता है द कंपनी कैन अवॉइड रेंटल एक्सपेंडिचर ऑन स्टोरेज फैसिलिटी अमाउंटेड टू बी। देखिए, अब जीआईटी पॉलिसी के कारण कंपनी का रेंट का खर्चा भी बच गया, तो 66,000 का कंपनी का इनकम हो गया। इनकम साइड बुक कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी टैक्स एंड इंश्योरेंस जो 44,000 है वो भी बच गया, कंपनी विल बी सेफ। ये भी फायदा है कंपनी का, ये दोनों को ऐड कर दिया है। देखिए कंपनी, ये 3 लाख का फायदा प्लस रेंटिंग का इनकम प्लस सेविंग इन प्रॉपर्टी टैक्स का इनकम। आगे देखिए, आगे बोलता है Presently 7 वर्कर इन स्टोर डिपार्टमेंट एट ₹30 जितना। आज के दिन बोलता है 7 वर्कर लोग काम कर रहा है, लेकिन जीआईटी इंप्लीमेंट करेंगे तो सिर्फ 4 वर्कर काम करना पड़ेगा, मतलब 3 वर्कर और काम नहीं करना पड़ेगा। तो 3 वर्कर का जो मेरा सैलरी बच गया 12 महीने का 10,000 करके था, तो 3,60,000 का हमको फायदा। देखिए, ड्यू टू रिसिप्ट ऑफ स्मॉलर लॉट्स ऑफ रॉ मटेरियल देयर विल बी सम डिस्ट्रप्शन ऑफ प्रोजेक्शन एंड द कंपनी कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट। कंपनी का स्टॉक आउट का 1,54,000 का खर्चा लग गया। देखिए, स्टॉक आउट कॉस्ट 1,54,000 जीआईटी सिस्टम के कारण लगा। सिंस द सप्लायर इज न्यू हैविंग नो रेपुटेशंस एंड सप्लायर नया था, रेपुटेशन नहीं था उसका मार्केट में, इसलिए इंस्पेक्शन का 12,000 का खर्चा लग गया। ये 12,000 का खर्चा लग गया। अब देखिए, बोलता है जीआईटी आप इंप्लीमेंट किए तो ये इतना रुपया ये बेनिफिट हुआ, घुमा फिरा के आप देखेंगे तो बेनिफिट 7,70,000 रुपया का हुआ, ठीक है। लेकिन खर्चा जो है मेरा सिर्फ इतना लगा, 24,000, 2,16,000 और 1,54,000 बस। और ये इंस्पेक्शन का 12,000, मतलब जीआईटी इंप्लीमेंट के कारण हमको 3,64,000 का फायदा हुआ। तो नेट बेनिफिट टू जीआईटी पॉलिसी, मतलब सीधा सा बात है, जीआईटी का एक साइड इनकम डाल दीजिएगा, एक साइड खर्चा डाल दीजिएगा, जो डिफरेंस आया और जीआईटी इंप्लीमेंट के कारण हुआ वही प्रॉफिट है। ये सम बहुत देखिएगा। अभी भी बता रहे हैं एमटीपी, फर्स्ट एमटीपी जो था हम दे दिया आपको। एमटीपी जितना क्वेश्चन देखना हो एमटीपी आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो देखना है एमटीपी में क्वेश्चन वो छोड़ के मत जाइएगा इस बार। एमटीपी का सारा थ्योरी क्वेश्चन और हो सके तो सारा प्रैक्टिकल देख लीजिएगा, और हम जो थ्योरी दिए वो देख लीजिएगा। अब देखिए, एक तो सिमुलेशन का एक सम आया हुआ है, ठीक है, वो सिंपल सा सम होता है। इसमें देखिए सीरीज 1 सीरीज 2 दिया हुआ है। सीरीज 1 में दिया है कि बोलता है क्वेश्चन में एक डॉक्टर आएगा तो उसको पेशेंट लोग इस टाइम में आते हैं। जैसे 8 बजे डॉक्टर आता है तो पहला 8:07 पे आता है, फिर ये 21 मिनट बाद आता है तो 8 मिनट के 7 बाद 21 मिनट है, मतलब 8:28 पे है। इसका सम कैसे करना, और ये है वेटिंग टाइम दिया है, ठीक है। अब आपको एवरेज वेटिंग ऑफ द पेशेंट निकालना है ना, एवरेज वेटिंग ऑफ द डॉक्टर निकालना है। देखिए कैसे सम को करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये टेबल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, सेम टेबल। बोलता है देखिए इंटर अराइवल टाइम, रैंडम नंबर दिया 7 मिनट। पहला जो सपोज 8 बजे चालू हो रहा है सर्विस, तो पहला पेशेंट आता है 7 मिनट पे। देखिए क्वेश्चन में दिया 07, यहाँ पर 07, ये है आने का टाइम, पेशेंट का आने का टाइम, और ये डॉक्टर का देखने का टाइम, ठीक है। नीचे वाला डॉक्टर का देखने का, माने पेशेंट आता है 8:07 और डॉक्टर देखता है 23 मिनट उसको देखता है, मतलब 8:07 से 23 मिनट तक दिखाया, मतलब 8:30 तक उसको डॉक्टर चेक किया। तो सीधा सा बात है, पेशेंट आया 8 बजे माने 7 मिनट पे, 7 मिनट बाद आया 8 बजे, डॉक्टर चैम्बर खोल के बैठ गया। पहला पेशेंट आया 7 मिनट बाद, तो 8:07 पे आया।
तो एंट्री टाइम हो गया 8:07 और इसको डॉक्टर दिखाने में टाइम लगता है 23 मिनट डॉक्टर देखता है। तो 8:07 प्लस 23 मिनट डॉक्टर का जो इसको टोटल लग गया 8:30 वहां से निकलने के लिए, और डॉक्टर आया 8 बजे। तो आइडियल टाइम ऑफ डॉक्टर कितना देर बेकार बैठा रहा? 7 मिनट तक बेकार बैठा रहा। अब दूसरा पेशेंट आया, देखिए 21, देखिए यहाँ पर 21 दिया हुआ है, 21। तो मतलब दूसरा पेशेंट आया 21 मिनट बाद, मतलब 8:07 प्लस 21 मिनट बाद, मतलब 8:28 पे दूसरा पेशेंट आया। लेकिन इसको डॉक्टर 37 मिनट्स देखता है। देखिए क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं डॉक्टर का देखने का टाइम 37 मिनट्स। तो डॉक्टर 37 मिनट उसको देखता है, ठीक है। तो मतलब मान के चलिए कि 8:28 से, ठीक है। लेकिन ये पेशेंट देखो 8:30 पे निकला, तो डॉक्टर इसको जब देखना चालू करेगा तो 8:30 पे बैठेगा, 8:28 पे पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट इसको वेट करना पड़ेगा क्योंकि पहला पेशेंट अंदर घुसा हुआ है। तो 8:30 देखिए 8:28, तो ये 8:28 से 8:30 तक वेट करेगा, 2 मिनट इसको वेट करना पड़ेगा। देखिए 2 निकला है, और 8:30 पे ये जैसे चैम्बर पे निकला, ये घुस गया। अब डॉक्टर इसको 37 मिनट लगाया, मतलब 8:30 प्लस 37 मिनट 9:07। समझ में? डॉक्टर को वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि ये घुसते ये जैसे निकला ये घुस गया। तो डॉक्टर वेटिंग टाइम 0, पेशेंट वेटिंग टाइम 2 मिनट, क्योंकि 8:28 पे आया था, 8:30 पे डॉक्टर देखना चालू किया। ऐसे पूरा सीक्वेंस को डाल देंगे, जितना आएगा टोटल इसका जोड़ेंगे, टोटल इसका जोड़ेंगे, नंबर ऑफ उसे डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टाइम वेटिंग फॉर डॉक्टर। पेशेंट कितना वेट किया, पेशेंट टाइम, वेटिंग टाइम ऑफ पेशेंट और डॉक्टर निकाल दिया डिफरेंस करके। बहुत सिंपल सा सम है। अब एक तो सम आपको इसका बताते हैं, देखिए सिंपलेक्स टाइप तो सम देखिए इस टाइप में दिया है। बोलता है एक कंपनी प्रोड्यूस प्रोडक्ट, कंपनी 3 प्रोडक्ट बनाता है PQR, ठीक है। PQR प्रोडक्ट 3 तो बनाता है, फ्रॉम देयर 3 रॉ मटेरियल ABC, 3 रॉ मटेरियल उसमें यूज करता है। तो 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट P, 1 यूनिट P बनाएगा तो 2 यूनिट A का लगेगा और 3 यूनिट B का लगेगा। प्रोडक्ट Q में ऐसे ही 2 यूनिट B का लगता है, 5 यूनिट C का लगता है, और प्रोडक्ट R में 3 यूनिट A का है, 4 यूनिट C का है और 2 यूनिट B का, ये दिया हुआ है, ठीक है। और कंपनी का प्रॉफिट दिया हुआ है नीचे, देखिए प्रॉफिट पर PQR दिया हुआ है, देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज का कांसेप्ट पे चलता है, ठीक है। और कंपनी है जन, कंपनी का कितना है, 8 यूनिट ऑफ मटेरियल A का है, 10 यूनिट ऑफ मटेरियल B का है और 15 यूनिट ऑफ C अवेलेबल है। टेबल को देखिए आपको समझ में आएगा, एक टेबल है, ठीक है। कंपनी का रॉ मटेरियल है, ठीक है, ABC और PQR यूनिट है, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ यूनिट इज PQR, ठीक है। और अवेलेबल देखिए 8, 10, 15 दिया हुआ है। देखिए A का मैक्सिमम लिमिट कितना है, A कितना है, A अवेलेबल दिया है 8, 10, 15, ठीक है। द कंपनी हैज 8 यूनिट ऑफ मटेरियल, A का मैक्सिमम यूनिट कितना है, देखिए इस टेबल को देखिए आप समझ जाएंगे। A मैक्सिमम कंपनी के पास कितना है, 8 है, B कितना है, 10 है, और C कितना है, 15 है। PQR बनाना है। और प्रॉफिट 3, 5, 4 याद रखिए। प्रॉफिट एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चीज इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ यूनिट। लेट X1 बी द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ P को हम X1 मान रहे हैं, X2 मान रहे हैं Q को, और X3 मान रहे हैं R को। अब देखिए सबसे पहला इम्पैक्ट होता है सिंप्लेक्स का जब बनाएंगे हम, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, Z इक्वल टू प्रॉफिट मैक्सिमाइज। प्रॉफिट कितना देखिए 3, 5, 4, 3 P का कितना टोटल 3 है, Q का कितना है 5 है, और R का कितना 4 है। उसको इंटू कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से। नंबर ऑफ यूनिट P 3x1 है, P 3x1, P2 कितना है, Q कितना है 5x2 एंड 4 इज x3। ध्यान से देखिए, आप जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज का सब बनाएंगे, Z मैक्स इक्वल टू 3x1, 5x2 एंड 4x3, ठीक है। 3, 5, 4 है, ध्यान से देखिए 3, 5, 4, और P को X पकड़े हैं, Q को X2 पकड़े हैं, और X को X3 पकड़े हैं। सिंपल सा चीज। अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है, देखिए कंडीशन तो प्रॉफिट दिया हो गया, अब कांस्टेंट क्या है कि A और R मिला के 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो देखिए 2, ये कितना X1 प्लस 3x3, यहां पर देखिए 2x1 प्लस 3x3, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 8 ग्रेटर देन है, मैक्सिमम 8 ही है, इक्वल टू 8। वैसे ये है 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता है। वैसे ये है और ऐसे ये, सिंपल सा चीज है। फिर x1 x2 x3 हमेशा 0 से ज्यादा रहता है, यह इक्वल रहता है, बस सिंपलेक्स का ही सम है। 3 सम आपको कराए हैं, और बाकी आप गलती से भी MTP मत छोड़िएगा। पहले MTP मैं आपको दे रहा हूं, आपको मेरा इसमें अटैचमेंट करके दे रहा हूं, बहुत जरूरी है MTP देखना।
बहुत ध्यान से देखिएगा और मेरा थ्योरी सारा पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन में रिक्वेस्ट। ठीक है, थैंक यू।